Hello students, today we will study about the subject pharmacology and toxicology and the topic for today is anticholinergic drugs. आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द कंटेंट्स फॉर टुडे इज, आज के कंटेंट क्या हैं? डेफिनीशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेरापेटिक यूजेस एंड टॉक्सिसिटीज ऑफ एट्रोपिन. Atropine is the main drug in anticholinergic drugs. And then preparations and doses. Preparations and dose. Atropine किस तरह से मार्केट में अवेलेबल है और उसकी क्या डोज है जो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, द टॉपिक फॉर टुडे इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? दीज आर ANS एक्टिंग ड्रग्स. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं. और अब हम इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. जैसे कि नाम है इनका एंटी प्लस कोलिनर्जिक, तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, कोलिनर्जिक मतलब कोलिनर्जिक. तो हमने पढ़ा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं. तो यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं. ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है उसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न करती हैं. तो इसलिए इनको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहा जाता है. अब हम इसकी डेफिनेशंस पर आते हैं. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की डेफिनेशन: Anticholinergics are a group of drugs that block the action of acetylcholine. Acetylcholine क्या है? A neurotransmitter in the cholinergic nervous system. Cholinergic nervous system को आप parasympathetic nervous system भी कहते हैं. तो यानी कि acetylcholine एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है cholinergic nervous system का, और जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो इस acetylcholine न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, यानी कि इसके एक्शन को समाप्त करती हैं, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को खत्म करती हैं, एक्टिविटी समाप्त हो जाती है एसिटाइलकोलिन की. They block acetylcholine from binding to cholinergic receptors, namely the nicotinic and muscarinic receptors. यानी कि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कैसे समाप्त करती हैं? ये एसिटाइलकोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड होने से या जुड़ने से रोकती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं हो पाता और उसकी एक्टिविटी समाप्त हो जाती है. और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वी हैव स्टडीड, दो प्रकार के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स. तो एसिटाइलकोलिन ना ही निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो सकती है और ना ही निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ. तो इसलिए ये क्या करती है? एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, एसिटाइलकोलिन को अपना कार्य नहीं करने देती, अपना फंक्शन नहीं करने देती. अब आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को. दीज ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स एंड कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. इनको तीन नाम से और बुला सकते हैं हम. इनके तीन नाम और हैं: पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. ये तीन नामों से हम इनको और बुला सकते हैं. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को आप कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, ये भी एक इनका नाम है. ठीक है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट. तो इनका पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, यानी कि इनका नाम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्यों है? बिकॉज दे रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करते हैं, घटाते हैं, इसलिए इनका नाम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स है. पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स क्यों है इनका नाम? बिकॉज दीज ब्लॉक द रिस्पॉन्सेज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं. इनका नाम है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. क्यों? क्योंकि ब्लॉक कोलिनर्जिक रिस्पॉन्सेज मीडिएटेड बाय एसिटाइलकोलिन. जो एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर जो रिस्पॉन्स, जो प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको भी ये ब्लॉक कर देते हैं. यानी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी और फंक्शन और उसके कार्य को ब्लॉक कर देते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं. तो इसीलिए इनके तीन नाम हैं: पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को
को ही हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, यानी कि ये रिसेप्टर्स के साथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ खुद जुड़ जाते हैं, लेकिन जो जुड़ने के बाद कोई भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं करते हैं। ये एसिटाइल कोलिन के साथ compete करते हैं कि ये जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर जुड़ जाएं, और एसिटाइल कोलिन को ये इनका काम है एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर ना जुड़ने देना, के साथ ना इंटरैक्ट करने देना, ना कंबाइन करना। तो एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बीच का जो इंटरैक्शन है ये उसको ख़त्म करते हैं, और कम्पिटिटिवली एसिटाइल कोलिन के साथ मिल करके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं। यानी कि एसिटाइल कोलिन को कंपटीशन देते हैं टू बाइंड विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और एसिटाइल कोलिन से की जगह पर ये खुद जाकर के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाते हैं। लेकिन कोई भी फार्माकोलॉजिकल जो एसिटाइल कोलिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए था उसको नहीं होने देते, उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ऑल आर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एज मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये जो जितने भी ड्रग्स हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे ये सारे एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स हैं, यानी कि ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ कर उसकी उन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और प्लस एसिटाइल कोलिन की जो एक्टिविटी है या एक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। तो फर्स्ट इज नेचुरल एल्कोलॉइड्स। पहला नेचुरल एल्कोलॉइड्स है एट्रोपिन, सेकेंड वन इज स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन को आप हायोसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके दो नाम हैं, स्कोपोलामीन एंड हायोसिन। तो एट्रोपिन एंड हायोसिन आर टू नेचुरल एल्कोलाइड्स। नेचुरल एल्कोलॉइड्स मीन्स कि ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम बेलाडोना एल्कोलॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोलेनेसी फैमिली के प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो सोलेनेसी फैमिली है उसके जो प्लांट्स हैं उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसीलिए इनको बेलाडोना एल्कोलॉइड्स भी कहते हैं। और जो मेन प्लांट है वो है एट्रोपा बेलाडोना, उसके अंदर और धतूरा स्ट्रामोनियम। तो ये इन दो प्लांट से मेनली इन दो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, और जो हायोसिन है वो हायोसाइमस नाइजर प्लांट से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब ये नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, उसके बाद इनका लेबोरेटरी में ये इसमें कुछ चेंज किए जाते हैं, और ये उसके बाद ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। पहले नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, उसके बाद फिर इनका लेबोरेटरी में वापस से इनका कुछ मॉडिफिकेशन होता है इनके स्ट्रक्चर में, या इन्हें पुनः नए रूप में सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये कहलाते हैं सेमी सिंथेटिक। इसके एग्जाम्पल हैं होमैटोप्रीन, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इनके एग्जाम्पल हैं, वंस अगेन आई रिपीट, होमैटोट्रोपिन, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम, हाइसोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। And third category is synthetic anticholinergic drugs. Synthetic मतलब these are typically made in the laboratory. These are typically synthesized in the laboratory. ये सिर्फ laboratory में ही synthesize किए जाते हैं, nature से प्राप्त नहीं होते हैं। तो सिंथेटिक में भी 3 कैटेगरीज हैं। मिड्रियाट्रिक्स यानी वो ड्रग्स इनको फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है सिंथेटिक में। मिड्रियाट्रिक्स यानी वो जो मिड्रियासिस प्रोड्यूस करते हैं। मिड्रियोसिस इज डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई। ये आई की प्यूपिल को डायलेट करते हैं, यानी उसे वाइड करते हैं, उसे और चौड़ा करते हैं, मतलब रिलैक्स करते हैं। उसके बाद है एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक।
वो जो एंटी सिक्रेटरी का मतलब है जो सिक्रीशंस को, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे सिक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, उसके सिक्रीशन को कम करते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक जो स्पाज्म को घटाते हैं। स्पाज्म क्या होता है? सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, किसी भी मसल का अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होना जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल एंड दैट इज इमीडिएट और सडन, अचानक से, ठीक है, उसको कहते हैं एंटी स्पाज्मोडिक भी होते हैं, यानी कि स्पाज्म को रोकते हैं, स्पाज्म को समाप्त करते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर, मीडियाट्रिक्स के एग्जांपल हैं साइक्लोपेंटोलेट और सेकंड वन इज ट्रोपिकामाइड। एंटी सेक्रेटरी एंटी स्पाज्मोडिक के एग्जांपल हैं मिथैंथलीन, प्रोपैंथलीन, क्लाइडीनियम, डाइसाइक्लोमीन, फ्लेवोक्सेट, ऑक्सीब्यूटनिन, टैलिनज़ेपिन, पायरेनज़ेपिन। And third categories are anti-Parkinsonism, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बेंजोट्रोपिन। तो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स कौन से होते हैं? वह ड्रग्स जो पार्किंसोनिज्म नामक डिसीज़ में उपयोग किए जाते हैं, जो हमें पार्किंसोनिज्म से, पार्किंसोनियन डिसीज़ से राहत दिलाते हैं, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षणों को कम करते हैं, उनको कहते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। पार्किंसंस डिसीज़ एक डिसीज़ है जिसमें जो कि ओल्ड एज की डिसीज़ है, जिसमें कि ब्रेन में डोपामीन की मात्रा कम हो जाती है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिसीज़ हो जाती है। दिस इज द सिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? पहला है सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके प्रभाव क्या हैं। तो एट्रोपिन, हाइसोसिन के अलग अलग प्रभाव हैं। पहले हम देखेंगे एट्रोपिन थेरापेटिक डोजेज में, यानी जब ट्रीटमेंट के लिए जो डोज दी जाती है उसके उस डोज में वो स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस, वो सीएनएस ड्रग को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर हाई डोज में एट्रोपिन दी जाती है तो एक्साइटेशन, डिसओरिएंटेशन, हैलुसिनेशंस तक उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकता है, रेस्टलेस हो सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति में जा सकता है, डिसओरिएंटेशन, भ्रमित हो सकता है, और हैलुसिनेशंस या हैलुसिनेशन की स्थिति में भी जा सकता है। हैलुसिनेशन मतलब ड्रीमी स्टेट या कुछ ऐसी स्थिति में भी ये जा सकता है। उसके बाद हाइसोसिन, ये सीएनएस में फ्रीली एंटर करती है, यानी कि सीएनएस के अंदर बहुत आसानी से जाती है, और फिर सीएनएस में एंटर करके क्या करती है? डिप्रेशन ऑफ सीएनएस, सीएनएस को डिप्रेस करती है। देखिए दोनों एट्रोपिन और हाइसोसिन के दोनों फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बहुत ही डिफरेंस है। एट्रोपिन स्टिमुलेट करती है सीएनएस को और हाइसोसिन डिप्रेस करती है सीएनएस को, ठीक है। और जो है हाइसोसिन फ्रीली एंटर करती है सीएनएस में, बल्कि एट्रोपिन स्लो एंटर करती है, ठीक है। लेस, जो एट्रोपिन की एंट्री है वो लेस है और हाइसोसिन फ्रीली एंटर करती है सीएनएस में। तो जो हाइसोसिन की एक्टिविटी है सीएनएस में वो सिडेटिव की एक्टिविटी है, यानी ये सिडेटिव की तरह से कार्य करती है। डिक्रीज ऑफ वेस्टिबुलर एक्साइटेशन, जिसकी वजह से एमेसिस होता है। वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से एमेसिस होता है। वेस्टिबुलर एक्साइटेशन क्या होता है? वेस्टिबुलर एक्साइटेशन जो होता है या स्टिमुलेशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी पोजीशन, मतलब जो ब्रेन है वो अपनी पोजीशन किस तरह से खड़े हैं, क्या उसको कैलकुलेट करके आराम से जो है वो मतलब वो उसकी जो पोजीशन होती है उसको वो मेंटेन करके रखता है, बैलेंस रखता है, बॉडी को बैलेंस रखता है। लेकिन जब ये डिक्रीज़ हो जाता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो उसका हेड बहुत तेज़ी से घूम रहा है या हिल रहा है, जिसकी वजह से उसको चक्कर जैसी फीलिंग आती है और इस वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसको कहते हैं। और वेस्टिबुलर एक्साइटेशन को डिक्रीज़ करने की वजह से एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है या स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, तो इस वजह से भी एमेसिस होती है, इस वजह से भी वॉमिटिंग होती है। एमेसिस इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द
वर्ड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के लिए एमिसिस वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये हाइसोसिन वॉमिटिंग भी प्रोड्यूस करता है, एमिसिस भी प्रोड्यूस करता है। जो सिंथेटिक वाले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनका यूज़ किस में होता है, एंटी पार्किंसोनिज्म में। तो ये जो एंटी पार्किंसोनिज्म जो पार्किंसन डिसीज़ है उसकी जो सिम्टम्स है वो है ट्रेमर्स और रिजिडिटी, यानी कि स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, मूवमेंट में, चलने फिरने में दिक्कत होती है, हाइपोकाइनेसिया हो जाता है कि यानी कि बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उससे हमको राहत दिलाती है, उससे रिलीव करती है, पेशेंट को रिलीव करती है। तो सिर्फ ये उसका ट्रीटमेंट नहीं करती। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो पार्किंसंस डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं उससे ये राहत दिलाती है। सेकेंड इज CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड CVS इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट पे या ब्लड प्रेशर पे हमारा क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। हम दो चीज़ें देखते हैं, हार्ट पे हमारा प्रभाव क्या है और ब्लड प्रेशर पे क्या है। तो टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है किसकी वजह से, वेगल टोन, जो वेगस नर्व की जो है टोन है वो घट जाती है और जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ एवी कंडक्शन, एवी नोड से जो कंडक्शन होता है ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जो आता है, एंड इसको कहते हैं एवी नोड को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसमें ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड आता है उस चीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो उस चीज़ के लिए उस प्रक्रिया को ये फैसिलिटेट करता है, यानी उसको और आसान बनाता है और सहज बनाता है। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ एवी कंडक्शन। फिर ब्लड प्रेशर पे क्या चेंज होता है, ब्लड प्रेशर पे क्या चेंज होता है, माइनर चेंज, यानी ब्लड प्रेशर पे अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, ब्लड प्रेशर जैसा है वैसा ही मेंटेन रहता है, बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है ब्लड प्रेशर पर। ये हो गए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। हमने दो इफेक्ट देखे, एक CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, एक CVS पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। अब तीसरा आता है स्मूथ मसल्स पे क्या प्रभाव होता है। अलग अलग स्मूथ मसल्स जैसे GIT की मसल्स, बिलियरी ट्रैक्ट की मसल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट की मसल्स या ब्रोंकाई की मसल्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे। तो स्मूथ मसल्स में पहला है GIT का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो GIT में इफेक्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एक्टिविटी, जिस हिसाब से GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, उस अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रभाव डालते हैं। जैसे कि नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस, अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है जो GIT में, अगर वो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस पे ये कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, बट रिलीव्स हाइपर मोटिलिटी। लेकिन अगर पेरिस्टाल्सिस बढ़ी हुई है, हाइपर मोटिलिटी है, तो उससे राहत दिलाते हैं। सेकेंड इज बिलियरी ट्रैक्ट। बिलियरी ट्रैक्ट में जो स्मूथ मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन करते हैं, बट रिलैक्सेशन बहुत ही कम होता है, वीक होता है, वीक रिलैक्सेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स। बिलियरी ट्रैक्ट में क्या होता है, बिलियरी ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट है जिसमें से बाइल का फ्लो होता है। ठीक है, बाइल का कौन बनाता है, गाल ब्लैडर बाइल जूस का सिक्रीशन करती है जो कि डाइजेस्टिव जूस है। तो बाइल जूस का जो मूवमेंट है, जिन जिन डक्ट द्वारा इनका मूवमेंट किया जाता है उसको कहते हैं बिलियरी ट्रैक्ट। गाल ब्लैडर अपना ये जो बाइल है इसको स्टमक में पोर करती है, स्टमक में डालती है ताकि डाइजेशन, लिपिड्स का डाइजेशन, फैट्स का डाइजेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, इस यूरिनरी ट्रैक्ट में जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो डिक्रीज टोन ऑफ यूरेटर की जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी टोन घट जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन घट जाता है। डिक्रीज टोन ऑफ फंडस इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। फंडस इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस का एक पार्ट है फंडस, उसका जो मेन स्टार्टिंग पार्ट है उसको फंडस कहते हैं। तो उसकी भी टोन डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को डिक्रीज करते हैं, और यूरेटर का भी कॉन्ट्रैक्शन, यूरेटर की जो स्मूथ मसल्स हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्शन को ये डिक्रीज करते हैं। ब्रोंकाई को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलिटेशन हो जाता है, ब्रोंकियल्स की जो है उसमें डायलिटेशन उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, कुछ और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जैसे कि आई पर क्या प्रभाव पड़ता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। पहला है रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आई, आई में जो सर्कुलर मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं मीडियाट्रिक इफेक्ट। इस जो रिलैक्स करती हैं सर्कुलर मसल्स को, रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इज कॉल्ड मीडियाट्रिक इफेक्ट। तो ये आई पे मीडियाट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, प्रभाव उत्पन्न करती हैं। पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स, जो आई की सिलियरी मसल्स हैं उनको पैरालाइज करती हैं, यानी कि उनको पूरी उनको पैरालाइज करती हैं, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देती है, समाप्त करती हैं, ठीक है। तो पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स, और जिसकी वजह से क्या डिसीज़ होती है, साइक्लोप्लेजिया, इसको कहते हैं साइक्लोप्लेजिया। जो सिलियरी मसल्स के पैरालिसिस हो जाती है इसको कहते हैं साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया में क्या होता है कि हमारी आई विजन, हमारा जो विजन है वो फिक्स हो जाता है ओनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, दूर रखी चीज़ों को ही देख सकते हैं, जो पास रखी हुई चीज़ें हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देती, तो साइक्लोप्लेजिया इसको कहते हैं। और उसके बाद है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब है सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट को देखना, मतलब लाइट को देखना, ठीक है, लाइट से डरना, ठीक है। अगर एकदम से आंखों पे रोशनी पड़ती है तो एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, आंखों से पानी गिर सकता है, या जो है कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर उत्पन्न होगा। लाइट में आंखें नॉर्मल बिहेव नहीं करती हैं, ठीक है। तो फोटोफोबिया यानी सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट के प्रति संवेदनशीलता। और ब्लरिंग मतलब कोई भी चीज़ क्लियर इमेज नहीं देखना, ठीक है, जो कुछ भी है वो धुंधला सा दिखाई देना, क्लियर इमेज ना बनना, क्लैरिटी नहीं होना, जो कुछ भी आईज से हमें दिखाई दे रहा है वो ब्लर दिखाई दे रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इमेज क्लियर नहीं है। अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होता है वो उसको डिक्रीज करती हैं, जो सिक्रीशंस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट कर रहे हैं जो हैं वो उसको डिक्रीज करती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन डिक्रीज करती हैं, स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रीशन डिक्रीज करती हैं, ब्रोंकियल ग्लैंड्स का ब्रोंकियल सिक्रीशन को डिक्रीज करती हैं, लैक्राइमल सिक्रीशंस को डिक्रीज करती हैं, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को डिक्रीज करती हैं, ठीक है। तो सब जिस ऑर्डर में डिक्रीज करती हैं वो है सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्वेट, उससे कम स्वेट, उससे कम ब्रोंकियल सिक्रीशन, उससे कम लैक्राइमल, उससे कम गैस्ट्रिक। तो ये सिक्रीशन मतलब इज इक्वल टू भी है, हो सकता है बराबर मात्रा में करें, ठीक है। तो ये इन सारे सिक्रीशंस को ये आप समझ सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ब्रोंकियल ग्लैंड, लैक्राइमल और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि ये थर्मोस्टैट जो सेंटर है हमारा, हाइपोथैलेमस में एक थर्मोस्टैट सेंटर प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डिसाइड करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो उस सेंटर को, थर्मोस्टैट सेंटर को हाई टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्मोस्टैट सेंटर हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और स्वेटिंग जो होती है वो घटती है, पर्सपायरेशन घटता है, ठीक है। स्वेट नहीं निकलता, बस स्वेटिंग नहीं होती, कम हो जाती है। और गैंग्लिया पे इसका क्या प्रभाव होता है? गैंग्लिया पे जो M1 रिसेप्टर्स को ही M1 जो गैंग्लिया पे प्रभाव के लिए ड्रग है, पायरेनज़ेपिन और टैलेनज़ेपिन, 2 ड्रग्स हैं। तो ये सेलेक्टिवली सिर्फ M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं,
ठीक है, M1 रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट हैं और M1 रिसेप्टर्स मस्कैरिनिक 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इनका प्रभाव क्या होता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं। तो गैंग्लिया पे मेन प्रभाव इनका होता है गैंग्लिया पे, और ये M1 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करती हैं और सिक्रीशंस को डिक्रीज करती हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को डिक्रीज करती हैं। अब आते हैं थेरापेटिक यूजेस में। थेरापेटिक यूजेस यानी कि ये इनका कहाँ उपयोग होता है, ये जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनका कहाँ उपयोग होता है। तो एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स यानी ये सिक्रीशंस को घटाने के लिए उपयोग की जाती हैं। जो हमारी बॉडी में जो सिक्रीशंस हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं, उनको घटाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो जीआईटी के लिए कैसे उपयोग होती है, हाइपर एसिडिटी, ये डिसीज़ हैं, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, नर्वस डायरिया, IBS, ये ऑल आर डिसीजेस। तो इन द जीआईटी के लिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी यानी जब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में बढ़ जाती है, जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति को, उस कंडीशन को हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और सेकेंड इज पेप्टिक अल्सर यानी कि अल्सर यानी कि जब बॉडी के अंदर घाव होता है तो उसे हम अल्सर कहते हैं। तो यानी पेप्टिक अल्सर स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन, पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में जब अल्सर होता है तो उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये भी एसिडिटी की वजह से ही होता है। जो पेप्टिक अल्सर होता है, अगर एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है तो अल्सर हो सकता है। तो हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, नर्वस डायरिया वो स्थिति है जब एंग्जाइटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जब डायरिया हो जाता है तो उसको कहते हैं नर्वस डायरिया, ठीक है। तो उस स्थिति में उसके लिए ये उपयोग की जाती। IBS एक बीमारी है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, ये नॉर्मल मतलब एक डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट, व्यक्ति मतलब खाने पीने के बाद जो है अनकंफर्टेबल फील करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक नहीं होता, ठीक है, इरिटेशन फील करता है। तो ये पेशेंट इरिटेशन फील करता है, तो इसीलिए इसका नाम है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, IBS। ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई के लिए उपयोग की जाती है एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन से पहले दी जाती है ताकि ये जो सिक्रीशंस हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं, उनको घटाया जा सके, ब्रोंकाई के जो सिक्रीशंस हैं उसको घटाने के लिए। अब एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए, स्पाज्म को समाप्त करने के लिए। स्पाज्म क्या है, सडन एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ना हो। तो ये किन किन डिसीजेज में उपयोग होती है। पहला है इंटेस्टाइनल कोलिक यानी कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेन होता है उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल कोलिक। बिलियरी कोलिक यानी कि बाइल डक्ट में या बिलियरी ट्रैक्ट में अगर पेन हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत ही तेज, तो स्पाज्म हो रहा है, ड्यू टू स्पाज्म अगर पेन हो रहा है तो वो कहलाता है बिलियरी कोलिक। फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसमें क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस वो डिसीज़ है जिसमें स्टमक से जो इंटेस्टाइन को जो ओपनिंग होती है, यानी कि वो रास्ता जो स्टमक से इंटेस्टाइन तक को जाता है, उसमें जो एक बीच का जो पार्ट है, जो ओपनिंग है, जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक होल है, वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड नहीं आ पाता, ठीक पास नहीं हो पाता। तो इस बीमारी को कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस और स्पाज्म। इन सारी डिसीज़ के लिए ये उपयोग होता है। फिर नर्वस डायरिया, जैसे कि डायरिया जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से होता है, उसको कहते हैं नर्वस डायरिया। IBS है डिस्कम्फर्ट की पोजीशन, डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, ये जो होती है आफ्टर हैविंग अ मील और अ ड्रिंक, ठीक है, खाना खाने के बाद या कुछ बिवरेजेस लेने के बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है। स्पास्टिक कोलन में स्पाज्म की स्थिति, स्पास्टिक कोलन, एंड देन यूरिनरी अर्जेंसी,
डिस्पेप्सिया और सिस्टाइटिस। यूरिनरी अर्जेंसी मतलब क्या होता है, सडनली जो प्रेशर होता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, वो सडनली इंक्रीज हो जाता है और सडन फीलिंग आती है एम्प्टी, सडन फीलिंग होती है एम्प्टी करने की यूरिनरी ब्लैडर को। सो इट इज़ वेरी अर्जेंट एंड सडन, सो इसको कहते हैं यूरिनरी अर्जेंसी। कभी कभी इसका लेकिन ब्लैडर के फुल होने से या एम्प्टी होने से कोई मतलब नहीं है, ये एक ऐसी ही फीलिंग है, हो सकता है ब्लैडर पूरी तरह से फिल ना हो तब भी अर्जेंसी लगे। तो इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है, फ्रीक्वेंटली पेशेंट को फील होता है बार बार यूरिनेशन के लिए, तो इसको कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं यूरिनरी अर्जेंसी। उस केस में भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। डिस्पेप्सिया भी यही डिस्पेप्सिया मतलब अनकम्फर्ट, मतलब जो GIT है उसमें उसकी जो उसमें पेन या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग या इनडाइजेशन, ये जो सारी प्रॉब्लम होती है इसको कहते हैं डिस्पेप्सिया। ये भी खाना खाने के बाद और कुछ मतलब कुछ बिवरेजेस या कुछ पेय पदार्थ पीने के बाद ही ये कंडीशन डिस्पेप्सिया की होती है। एसिडिटी भी हो सकती है। सिस्टाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, सिस्टाइटिस। अब नेक्स्ट आते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस। कंटिन्यूड, CONTD मीन्स कंटिन्यूड, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा और COPD के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें एट्रोपिन का उपयोग होती है इस ड्रग के लिए। इप्राट्रोपियम और या तो टायोट्रोपियम ड्रग ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ब्रोंकियल अस्थमा के लिए एट्रोपिन का उपयोग कम किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ये मतलब जो ये है, ये इप्राट्रोपियम या फिर टायोट्रोपियम है, ये भी एट्रोपिन का ही जो है सब्स्टिट्यूट है, एट्रोपिन द्वारा ही एट्रोपिन का सब्स्टिट्यूट है। एट्रोपिन के स्ट्रक्चर में कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ही इसे बनाया गया है और ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रोंकोडायलेशन उत्पन्न करता है एट्रोपिन से भी अधिक, और जो है इसीलिए इसको एट्रोपिन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ब्रोंकियल अस्थमा और COPD में ये इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम ही उपयोग करते हैं। एट्रोपिन का उपयोग कम से कम या नहीं होता है। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स की तरह से भी इनका उपयोग होता है, यानी कि ये जो ट्रेमर्स और रिजिडिटी की जो लक्षण उत्पन्न होते हैं पार्किंसंस डिसीज़ में, उससे ये राहत दिलाते हैं। ये पार्किंसन डिसीज़ के उपचार में उपयोग नहीं होते, केवल उसके लक्षणों से पेशेंट को राहत दिलाते हैं। थर्ड इज ऑप्थेल्मिक एज मीडियाट्रिक एंड साइक्लोप्लेजिक। ये मीडियाट्रिक की तरह यूज होते हैं, साइक्लोप्लेजिक जैसा कि हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पढ़ा था। मीडियाट्रिक क्या है? जब रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आई, जिसकी वजह से इस इफेक्ट को हम कहते हैं मीडियाट्रिक इफेक्ट। साइक्लोप्लेजिक, इसमें आई विजन जो होता है, आई विजन सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि हम सिर्फ दूर की चीज़ें क्लियर देख पाते हैं और पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते हैं। एंटी एमेटिक, मोशन सिकनेस में अगर ट्रैवलिंग की वजह से एमेसिस की कंडीशन है या फिर बहुत ज़्यादा चलने की वजह से या बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से सिकनेस की कंडीशन है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, तो उस केस में इसको मोशन सिकनेस वो बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से जो है एमेसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो जाती है, तो उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। तो उस केस में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं। फिर पॉइजनिंग, कुछ पॉइजनिंग के केसेस में भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग होता है। मशरूम पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हमने पढ़े थे किसमें? इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस में, यानी कि वह ड्रग्स
वह ड्रग्स जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम का परमानेंट इनिबिशन करते हैं, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड्स इंसेक्टिसाइड्स की तरह से उपयोग किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसकी वजह से या मशरूम की वजह से कोई मशरूम भी एक फंगाई है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है बहुत अधिक मात्रा में। कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं, कुछ मशरूम जिन्हें हम ईटेबल्स होते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो जो पॉइजनस मशरूम है उनकी अगर उनको इंजेस्ट कर लिया गया है, वो अगर बॉडी में चले गए हैं बॉडी मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा, तो मशरूम पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं टॉक्सिसिटीज़ ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन अगर हाई डोज में अगर एट्रोपिन का जमाव हो रहा है बॉडी में, टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो रही है या अधिक मात्रा में ले ली गई है एट्रोपिन, तो उसकी वजह से क्या क्या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे ड्राई माउथ, सलाइवरी सिक्रेशन को घटाती है, इस वजह से माउथ ड्राई हो जाएगा, सलाइवा नहीं बनता, डिफ़िकल्टी इन स्पीच, बोलने में दिक्कत, और सॉलोइंग, अंदर निगलने में भी दिक्कत हो सकती है। ड्राई स्किन है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, स्किन ड्राई हो जाएगी क्योंकि ये सिक्रीशन सारे घटाती है, तो स्वेट और स्वेट का भी सिक्रीशन डिक्रीज हो सकता है, सीबम का भी सिक्रीशन डिक्रीज हो सकता है, इसलिए ड्राई स्किन हो जाएगी। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा कि ये थर्मोस्टेट को बढ़ाता है। मिड्रियासिस एंड पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, ये आपने पढ़ा था, मिड्रियासिस और पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन में जो है मिड्रियासिस और यानी एंड पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। मिड्रियासिस में क्या होता है, प्यूपिल, जो आई की प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है, और साइक्लोप्लेजिया में क्या होता है, आई इज फिक्स्ड फॉर डिस्टेंस्ड विजन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, इसी को आप पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं या साइक्लोप्लेजिया कहते हैं। यूरिनरी अर्जेंसी एंड डिफ़िकल्टी इन मिक्टुरेशन। यूरिनरी अर्जेंसी यानी कि ब्लैडर सडनली कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैडर का इतना इंक्रीज हो जाता है कि यूरिनेशन की अर्जेंसी हो जाती है। और जो है मिक्टुरेशन इज़ द एक्ट ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। तो मिक्टुरेशन में भी डिफ़िकल्टी का अनुभव होता है। पेशेंट को एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस एंड मोटर इनकोऑर्डिनेशन, ये CNS इफेक्ट है। एक्साइटमेंट एंग्जाइटी की कंडीशन हो सकते हैं, एक्साइटमेंट बहुत अति उत्साह जिसे कहते हैं, और मोटर इनकोऑर्डिनेशन, ये जो व्यक्ति की मोटर एक्टिविटीज़ हैं उसका कोऑर्डिनेशन, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, उसका नियंत्रण बिगड़ सकता है। तो ये हो गए टॉक्सिसिटीज़ ऑफ एट्रोपिन। अब आते हैं प्रिपरेशंस एंड डोज। एट्रोपिन सल्फेट is present in the powder form. Atropine sulfate की tablets present है, are available in the market. Atropine sulfate injection is available in the market, और जो इसकी डोज है वो है 0.25 to 2 mg, जिसकी जो डोज है 0.25 to 2 mg। I hope you must have understood the topic, children. Thank you so much. Take down these notes in your notebook. Take down these slides in your notebook and learn it. Thank you so much.